गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा, जैसा आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उर्दू ए का क्वेश्चन पेपर, जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया है 23-24 का। ठीक है, ये आपके बोर्ड के पेपर के लिए या प्री बोर्ड के पेपर के लिए, दोनों के लिए आपके हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब जैसा कि आपने देख लिया है कि भाई ये 23-24 का क्वेश्चन पेपर है। 3 आवर का आपका टाइम रहेगा, 80 मार्क्स का रहेगा ये पेपर। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। बेटा देखिए, सबसे पहले उर्दू बी का, यानी जो जान पहचान वाले स्टूडेंट्स हैं, जो जान पहचान वाली बुक पढ़ते हैं, उनका सैम्पल पेपर मैंने अपलोड कर दिया है। ये आज हम लोग गुलज़ार उर्दू और नवाए उर्दू, जिन बच्चों की है उर्दू, उनके लिए हम ये अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए यहाँ पे पहले आपको कुछ हिदायत दी गई है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि भाई इस सवालनामे में 18 सवाल होंगे, है ना। इसके अलावा 20 नंबर के आपके जो सवाल रहेंगे उसमें आपको इक़्तिबास होंगे। उसके बाद 25 नंबर में आपको तहरीरी महारत होगी। इसके बाद कुछ कवायद होंगे 20 मार्क्स की, और फिर 15 नंबर के आपकी बुक के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है। आगे आ जाइए। अब यहाँ पे आपका सेक्शन ए शुरू होता है। तो देखिए, पहला यहाँ पे आपको गैर दरसी इक़्तिबास दिया गया है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, गैर दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और इस पर मबनी जो सवालात हैं उनके जवाब दीजिए। ठीक है, अब आपको करना ये होता है बेटा कि इसको आराम से बैठ के पढ़िए और नीचे जो यहाँ सवाल दिए गए हैं इनके आप जवाब दीजिए। तो कुछ टिक मार्क हैं, कुछ लिखने के हैं। ठीक है, मैं आपको आंसर की भी दिखाऊंगी इसी के साथ, जो आपका आंसर स्कीम होती है। पहले आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तब तक कि मैं भी पढ़ा देती हूँ। हमारी विरासत 2 किस्म की है, कुदरती विरासत और सकाफ़ती विरासत। जहाँ तक कुदरती विरासत के तहफ़्फ़ुज़ और बक़ा का ताल्लुक़ है, इसके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े अपनाए गए हैं। मिसाल के तौर पर सरकार ने जंगलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा जंगलात कायम किया है, जिसने गैर कानूनी तरीक़े से दरख्तों की कटाई और जंगलों के शिकार पर पाबंदी लगाकर ऐसा करने वालों को सज़ा दी है। इसी तरह कौमी विरासत में भी हमें अहम कदम उठाए गए हैं। ठीक है, उसमें भी कुछ अहम कदम उठाए गए हैं। जैसे अब यहाँ लिखते हैं, जहाँ तक सकाफ़ती विरासत की बक़ा और तहफ़्फ़ुज़ का ताल्लुक़ है, हुकूमत ने वक्तन फ़वक्तन बहुत से कानून पास किए हैं। मिसाल के तौर पर 1958 में कदीम यादगारों और आसार कदीमा की इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून पास किया गया है। ठीक है, ये था आपका इक़्तिबास कि हमारी 2 तरह की विरासतें हैं, कौन कौन सी हैं और उनका हम तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक इक़्तिबास दिया गया था। ये इक़्तिबास बेटा अक्सर रिपीट होते हैं। अगर आप उर्दू ए के स्टूडेंट हैं, है ना, तो आप ये पेपर देख ज़रूर रहे होंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि भैया आप उर्दू बी का पेपर भी जाके देखें, क्योंकि अक्सर क्या होता है, उर्दू ए का इक़्तिबास उर्दू बी में दे देते हैं, उर्दू बी का इक़्तिबास उर्दू ए में दे देते हैं, जो सपोर्टिंग मटेरियल भी सैम्पल पेपर में आया होता है। ठीक है, तो इसलिए आप दोनों देख के जाइए ताकि आपको करने में आसानी हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग रीडिंग अच्छी कीजिए। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल पढ़ लेते हैं। महकमा जंगलात किस मकसद के लिए कायम किया गया था? तो अभी हमने पढ़ा, ज़रा यहाँ से देखिए, महकमा जंगलात किसके लिए किया गया था? तो जंगलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया था। ठीक है, आ जाइए जवाब दीजिए यहाँ पे। कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? तो यहाँ पे आ जाएगा जंगलात के। ठीक है, ऐसे ही अगला सवाल देखिए, लिखा है, कदीम यादगारों और आसार कदीमा की इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून किस सन में पास हुआ है? तो अभी आपने पढ़ा 1958 में, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पे आप 1958 पे टिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे, अब ये लिखने वाले सवाल हैं। तो इसमें कहते हैं हमारे विरासत की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी हैं? तो अभी आपने पढ़ा 2 किस्में हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं लिख दीजिए जल्दी से, कुदरती और सकाफ़ती। अगला लिखा है, कुदरती विरासत की एक मिसाल दीजिए। ठीक है, कुदरती क्या है विरासत? जैसे जंगलात वगैरह, एनिमल्स वगैरह। ठीक है, आगे आ जाइए। सकाफ़ती विरासत का तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ने क्या किया है? उसके लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। अब यहाँ लिखा हुआ है कि भाई ये गैर दरसी शेरी इक़्तिबास है, इसको गौर से पढ़िए और पूछे गए सवालों के क्या करना है, जवाब आपको देने हैं। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। लिखा है दुनिया जिसका नाम, मियाँ ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है।
इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इस इक़्तिबास में बस्ती कितनी मर्तबा दोहराया गया है। अब ज़रा आप इसको दोबारा से पढ़िए और देखिए बस्ती कहाँ कहाँ आया है। तो देखिए यहाँ लिखा है, दुनिया जिसका नाम ये और तरह की बस्ती है। ठीक है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बस्ती है, ये रही। ठीक है, अगर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। ठीक है, इसके बाद है, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, सौदा दस्त बदस्ती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है 2 बार है। ठीक है, तो आप कितनी बार टिक कर देंगे? 2 बार। अब देखिए यहाँ पे आपको अगला सवाल दिया गया है, दर्ज बाला इक़्तिबास किस ख्याल पर मबनी है। तो आपको पता है यहाँ पे हुब्बुल वतनी किसे कहते हैं? जब वतन से मोहब्बत दिखाई जाए। ठीक है, इश्क किसी भी तरह का इश्क हो, ठीक है, या खुदा की तारीफ़, अल्लाह की तो तारीफ़ यहाँ की नहीं गई। तो यहाँ पे बात हो रही है दुनिया की हकीकत की, है ना, कि दुनिया की हकीकत क्या है। ठीक, आगे आ जाइए। अब यहाँ पे आपको लिखने वाले सवाल हैं। तो पहला यहाँ सवाल दिया गया है, इस हाथ करो उस हाथ मिले का क्या मतलब है। तो इस हाथ करो उस हाथ मिले का मतलब ये होता है बेटा, जो जैसा करेगा ना उसको वैसा ही मिलेगा। ठीक है, ये दुनिया सस्तों के लिए कैसी है? तो सस्तों के लिए ये सस्ती है ना। आगे लिखा है, इसका उन्वान तजवीज़ कीजिए। तो इसका उन्वान आप कुछ भी तजवीज़ कर सकते हैं, दुनिया की हकीकत तजवीज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ठीक, यहाँ पे और आप ये भी कर सकते हैं दस्त बदस्ती। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। चलिए, उन्वान का मतलब ये होता है कि जो कॉन्सेप्ट उस नज़्म में या उस चीज़ में आपको दिख रहा है, उसी से ही आपको वो कॉन्सेप्ट बनाना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि ये आपका दर्सी इक़्तिबास है, इसे गौर से पढ़ना है और पूछे गए सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, दर्सी इक़्तिबास का मतलब होता है बेटा जो आपकी किताब से ही लिया गया हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए मखलूत ज़बानों के बनने के दौरान है ना, तो ये पूरी जो बात है ये आपकी किताब से ही ली गई होगी, या आपकी किताब का ही कोई ना कोई इक़्तिबास होगा। ठीक, तो अब आप इसे ज़रा गौर से पढ़िए और बताइए कि ये कौन सा इक़्तिबास है और कहाँ से लिया गया है। इसके बाद अगर हम यहाँ सवाल पे आएँ तो देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, दर्ज बाला इक़्तिबास जो है इसके मुसन्निफ़ कौन है। तो मेरा जहाँ तक ख़्याल है ये मौलवी अब्दुल हक साहब का है। ठीक है, बाकी एक बार अभी मैं आपको आंसर शीट दिखाऊँगी तो आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तवाज़ुन का मतलब क्या होता है? तवाज़ुन का मतलब होता है जो बराबर वज़न का हो। ठीक है, तो अब यहाँ बराबर या हम वज़न होना, ये 2 बात आ रही है। देखते हैं इसमें आंसर सही क्या कंसीडर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखा है, मखलूत ज़बान के बनने के दौरान फ़रीक़ीन यानी हिंदू और मुसलमान दोनों ने अपनी अपनी ज़बानों में क्या किया। ठीक है, तो आप जल्दी से ऊपर आपने पैराग्राफ पढ़ा है, उसके हिसाब से आप जवाब दीजिए। अगला सवाल देखिए, लिखा है, कौन सी ज़बान हिंदुस्तान की मुश्तरक और आम ज़बान होने का दर्जा हासिल कर चुकी है। तो आपको पता है ये तो उर्दू ही है। किसी का मुँह नहीं हो सकता से क्या मुराद है? तो जल्दी से बताइए इसका जवाब। कि मतलब किसी को ये बात नहीं कह सकता कि हिंदुस्तान की ज़बान नहीं है उर्दू, है ना, ये बाहर से आई है। इस पे उन्होंने कहा था, ये बात मैंने पढ़ा है जहाँ तक याद है। खैर, आ जाइए। अब आपका अगला सवाल यहाँ लिखा है, दर्ज ज़ेर ये आपका शेरी इक़्तिबास है, ये आपने पढ़ा है, आपकी किताब से ही लिया गया है। तो इससे पूछे गए सवाल के आपको जवाब देने हैं। तो पहला सवाल लिखा है, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। ये गज़ल है आपकी, है ना। क्या लिखते हैं, बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो काम ना बेदिल लगी से चले। कम होंगे उस बिसात पे हम जैसे बदकुमार, जो चाल हम चले सो निहायत ही बुरी चले। हो उम्र खिज़्र भी तो कहेंगे बेवक्त मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। नाजा ना हो खर्द पर, जो होना है हो वही, दानिश तेरी ना कुछ मेरी दानिश्वरी चले। ठीक है, ये इब्राहिम ज़ौक़ की गज़ल है जिसमें वो ये कहना चाहते हैं कि भाई ये जो दुनिया है ये क्या है, ये बेसबाती है ना। यहाँ हमारे हाथ में कोई भी इख्तियार नहीं है। ठीक है, जो होगा सब अल्लाह की मर्ज़ी से होगा, है ना। गज़ल में वैसे भी देखिए हर शेर अपने आप में मुकम्मल इकाई होता है। किसी में हम कुछ बात कर सकते हैं, किसी में हम कुछ बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ ओवरऑल इसका क्या एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो वो यही है। ठीक है, तो अब यहाँ लिखा हुआ भी है कि भाई जो ये पहला है ये किससे लिया गया है। तो ये मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ साहब की गज़ल है, उससे लिया गया है। ठीक है, और इसका इस सिन्फ़ का ताल्लुक़ किस चीज़ से, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि इसका ताल्लुक़ गज़ल से है।
ठीक है, आगे आ जाइए। पहले शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है आपको बताना है। तो पहले शेर में सनत तज़ाद इस्तेमाल हुई है। तज़ाद का मतलब होता है बेटा उल्टे अल्फाज का आना शेर में। तो देखिए यहाँ पे हयात, हयात के साथ क़ज़ा, ये क्या है, ये उल्टे अल्फाज हैं। ठीक है, हयात मतलब ज़िंदगी, क़ज़ा मतलब मौत। तो जब किसी शेर में उल्टे अल्फाज का इस्तेमाल होता है तो उन्हें सनत तज़ाद कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है चौथे शेर में उम्र ख़िज़्र से क्या मुराद है। आपको पता है अल्लाह पाक ने हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम को ये बख्शा है कि भाई जब से दुनिया कायम हुई है वो तब से हैं, और जब तक दुनिया रहेगी वो तब तक इस दुनिया में रहेंगे, है ना। और क्या है, उनका काम ये है कि जो रास्ता भटक जाता है वो उनको राह दिखाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं अगर एक इंसान को हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम जैसी उम्र भी मिल जाए और फिर उसके मरने का वक्त करीब आए तो भी वो यही कहेगा कि अरे हम क्या रहे इस दुनिया में, अभी आए और अभी चले गए। ठीक है, आगे यहाँ लिखा है पाँचवें शेर में शायर क्या नसीहत करना चाहता है। तो शायर कहता है कि भाई देखो, तुम ना अपनी अक्लमंदी पे, अपनी दानिश्वरी पे नाज मत करो, है ना, क्योंकि जो दुनिया है ना, यहाँ किसी की अक्लमंदी, किसी की दानिश्वरी नहीं चलने वाली है ना। सब जो है यहीं धरा का धरा रह जाएगा, जो भी होगा अल्लाह पाक के पास होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है। आगे आ जाइए। बाकी मैं देखिए आपको आंसर शीट दिखाऊंगी तो आप वहाँ से मैच कर लीजिएगा, आंसर अपने आप लिख के देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं ऐसे बोल रही हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लिखना नहीं आता है तो उनको तकलीफ़ हो रही होगी। तो ऐसा है कि जब मैं अभी आपको लास्ट में आंसर्स दिखाऊंगी आंसर शीट, तो आप वहाँ से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन अभी समझ लीजिए, क्योंकि मेन होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होना। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप बहुत आसानी से सब चीज़ें कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है कि उन्वानात जो आपको दिए गए हैं उस पर 250 से 300 अल्फाज पे मुश्तमिल आपको मजमून लिखना है। ये आपके 10 मार्क्स का रहने वाला है। पहला लिखा है बढ़ती हुई आबादी के मसले पर लिखना है और उसका हल भी तलाश करना है। आलूदगी के ऊपर लिखना है, आलूदगी एक संगीन मसला है। ठीक है, और कौमी एहतियात पर लिखना है। ठीक है, तो 3 आपको दिए गए हैं, इनमें से किसी एक पर आपको लिखना है। तो देखिए बेटा, मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि अगर आपको कभी भी कोई भी मजमून मिलता है लिखने के लिए तो मजमून को फ़ौरन आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। पहले ये बताइए कि वो जो टॉपिक आपको दिया है वो है क्या, यानी बढ़ती हुई आबादी है क्या, किसको हम कह रहे हैं बढ़ती हुई आबादी, है ना, या आलूदगी किसको कहा जा रहा है, या कौमी एहतियात क्या है, किसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखिए कि इससे क्या नुकसान है या इससे क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, या इसको आप कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, ये सारी चीज़ें मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स वगैरह आपके अपलोड हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट जो आपका सवाल है, यहाँ पे लिखा हुआ है अपने दोस्त को ख़त लिखकर उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश कीजिए या फिर प्रिंसिपल से फ़ीस माफ़ी कराइए। ठीक है, तो देखिए बेटा, आपके इस तरह के ना 2-3 ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपसे बार बार पूछी जाती हैं। जैसे कि एक आपसे पूछा जाता है कि भाई फ़ीस माफ़ करवाइए प्रिंसिपल से, एक आपसे कहा जाता है कि भाई छुट्टी लीजिए, और एक और जो है जो सबसे ज़्यादा मतलब पूछी जा रही है बार बार, वो है आपकी सेक्शन तब्दील करवाने की। तो ये 3 एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे। ये सारी देखिए, मैंने सारे ग्रामर के अलग से पोर्शन बना रखा है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो वहाँ आप देख सकते हैं। हाँ, आपके चैप्टर्स अभी मैंने अपलोड नहीं किए हैं, लेकिन ये है कि जैसे अब आपसे कहा जाए अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में बताइए, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में तो हमने अपलोड कर रखा है ना, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर अलग हैं, बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आपसे कहा गया है कि भैया या तो अल्ताफ़ हुसैन हाली के ऊपर लिखिए, नहीं तो यहाँ पे जो भोला सबक है उसका खुलासा कीजिए। तो यानी आपके खुलासे के, तो आप इसका खुलासा लिखिए या फिर इनके सवाने लिखिए। ठीक है, अब आपका अगला जो सवाल दिया गया है यहाँ पे, फ़ानी बदायूनी के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए, नहीं तो फिर यहाँ पे गर्मी और देहाती बाज़ार का खुलासा करना है। तो इस तरह से आपसे दिया जाएगा। तो देखिए बेटा, अगर आपसे कोई खुलासे की बात की जाती है तो आपको पता होना चाहिए वो सबक है किसका। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि ये सबक, जैसे मैं कहूँ भोला, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि हमारा सबक है भोला, इसको किसने लिखा है उनका नाम लिखेंगे। ठीक है, और फिर इस सबक के ज़रिए आपको क्या बताने की कोशिश की गई है आप उसको थोड़ा सा लिखेंगे। ठीक है, और उसकी जो ओवरऑल स्टोरी होती है उसको समराइज़ कर देंगे। ठीक, अगर किसी का खुलासा आता है तब आपको इस तरह से जवाब देना है। अगर आपसे किसी शायर के बारे में या किसी अदीब के बारे में पूछा जाता है तब आपको क्या करना है, सबसे पहले बताना है वो शायर या वो अदीब कब और कहाँ पैदा हुए हैं। ठीक है, उनका इल्मी ज़ौक़ क्या था, मतलब उन्हें पढ़ने में कहाँ दिलचस्पी थी, शायरी लिखने में दिलचस्पी थी या नज़्म लिखने में दिलचस्पी थी या नस्र निगारी करते थे, है ना।
इसे लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, उर्दू के लिए उन्होंने क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। और फिर फाइनली आपको ये लिखना है कि उनका इंतकाल कब हुआ और कहाँ हुआ, ठीक है। तो इसे आपको 5-6 लाइन में लिखना है, आपके 4 नंबर पूरे हो जाएंगे, ठीक है। आगे आ जाइए। अगला सवाल यहाँ लिखा हुआ है कि जिगर साहब की शख्सियत के किस पहलू से आप मुतासिर हुए हैं, बयान कीजिए। अब जिगर मुरादाबादी हैं, ये आपके शायर हैं, इनका कौन सा हिस्सा, कौन सी ज़िंदगी का हिस्सा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया है, आप मुतासिर हुए हैं, उनको आपको बयान करना है, ठीक है। नहीं तो जो अफसाना है फ़कीर, उसका आपको खुलासा करना है। तो अब आप देख लीजिए, ठीक है। आगे आ जाइए। अगला सवाल अब यहाँ लिखा हुआ है सेक्शन सी में, अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ लिखा है फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल की तारीफ़ बयान कीजिए। अब आपको पता है फ़ेल की 2 किस्में हैं, ठीक है, मेन जो यहाँ पे बयान की गई हैं। वैसे तो बहुत सारी ज़बानी एतबार से 3 होती हैं, वो अलग चीज़ हो गई, ठीक है। फ़ेल मारूफ क्या होता है, अब आप मुझे बताइए किसका फ़ेल मारूफ क्या है, फ़ेल मजहूल क्या है ना, किसका फ़ाइल मालूम होता है और किसका फ़ाइल मालूम नहीं होता है, ठीक है। आगे आ जाइए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अगला कि वो फ़ेल जिसका असर फ़ाइल तक ही महदूद रह जाए, है ना, मफ़ूल पर ना पड़े, उसको क्या कहते हैं। अब जल्दी से बताइए। अब देखिए फ़ेल मजहूल और फ़ेल मारूफ तो नहीं होगा, बताइए फ़ेल मुतादी होगा या फ़ेल लाजिम, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। आगे आ जाइए। तो आपको ये पढ़ना है बेटा, फ़ेल से मुताल्लिक़ हर बार सवाल आते हैं, तो फ़ेल की जो आपके मेन 5 किस्में हैं वो आपको पता होना चाहिए। ज़बानी एतबार से 3 किस्में हैं, हाल, माजी, मुस्तक़बिल, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे आ जाइए। अगला लिखा है सनत तजनीस की तारीफ़ में मिसाल बताइए, ठीक है। आप सनत तजनीस क्या है उसकी मिसाल आपको बतानी है, उसकी तारीफ़ आपको करनी है। देखिए बेटा, सनतों पे बाकायदा तौर पे मैंने पूरी वीडियो बनाई है कि कौन कौन सी सनतें होती हैं, तजनीस क्या है, मिरातुन नज़ीर क्या है ना, लफ़ व नश्र, मुरत्तिब, गैर मुरत्तिब ये क्या है, सनत तज़ाद क्या है, सब बनाई हुई हैं। अगर आप लोग चाहें तो एक नज़र देख सकते हैं। अगला यहाँ लिखा है नारे नमरूद को क्या गुलजार तूने, है ना, दोस्त को यूं बचा लिया तूने, ठीक है। इस शेर में कौन से सनत है, तो आपको पता है इसमें तलमीह का इस्तेमाल किया गया है। वो शेर जिसमें किसी भी पुराने वाक़े का ज़िक्र हो जाए उसको क्या कहते हैं, सनत तलमीह कहते हैं, ठीक है। तलमीह में पुराने वाक़े का ज़िक्र होता है। अब यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है नारे नमरूद को किया गुलजार तूने, यानी नमरूद ने जो आग लगाई थी उसको अल्लाह पाक ने क्या करा था, गुलजार कर दिया था, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने क्या करा था, बचा लिया था, है ना, क्योंकि नमरूद उन्हें उसमें डालने जा रहा था, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या है, ये है आपकी सनत तलमी जिसमें पुराने वाक़े का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। आगे आ जाइए। ये ऑप्शन था तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए। तशबीह की आपको मैं मिसाल बतानी है। तशबीह किसे कहते हैं, तो आपको पता है जब किसी को किसी के बराबर बताया जाए, है ना, किसी से मुशाबा किया जाए किसी भी सिफत की बिना पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, तशबीह कहते हैं। जैसे सबसे फेमस शेर जो हर बार इसका एग्जाम्पल में रहता है, नाजुकी उनके लब की क्या कही है, पंखुड़ी गुलाब की सी है। आगे आ जाइए। अगला सवाल यहाँ लिखा हुआ है कि भाई ये जो मुहावरे हैं और कहावतें हैं इनको आपको क्या करना है, जुमलों में इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है सब्ज़ बाग दिखना, ठीक है। अब सब्ज़ बाग दिखाना क्या मतलब होता है, किसी को सुनहरे सुनहरे ख्वाब दिखाना, अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाना, ठीक है। खून खुलना, बाग बाग होना, बड़े बोल का सर नीचा, है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखिए ये दोनों हैं, ये क्या हैं, ये आपकी कहावतें हैं, और ये जो 3 है ये आपके क्या हैं, ये 3 मुहावरे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो है, सॉरी हाँ, ये चौथा, यानी 3 ऊपर के ये 3 आपकी क्या है, मुहावरे हैं, और नीचे के ये 3 जो है ये क्या है आपके, ये कहावतें हैं, ठीक है। मुहावरे और कहावतों में फ़र्क आपको देखना हो तो हमेशा याद रखिए मुहावरे के लास्ट में नून अलिफ आएगा, जबकि कहावतों में ऐसा नहीं होता, ठीक है। आगे आ जाइए। अब ये आपको क्या करना है, इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है, ठीक है। कि जैसे आप कह सकते हैं शेख चिल्ली सब्ज़ बाग दिखाता है ना, तो इस तरह से आपको इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। बाकी मैं आंसर अभी आपको दिखाऊंगी, आप लोग पहले खुद से कोशिश कीजिए बनाने की, कराने को तो मैं पूरा करवा दूंगी, लेकिन इससे ये नहीं पता चलेगा ना कि आपको कितना आया, ठीक है। पहले आप खुद से कोशिश कीजिए, फिर आंसर शीट जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आप उससे अपने आंसर्स को टैली कीजिएगा कि कितना आपका सही हुआ और कितना आपका गलत, ठीक है। शेर व शक्कर होने के क्या मायने हैं, तो शेर व शक्कर होने का मतलब क्या होता है, घुल मिल जाना, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा हुआ है मौजे तन के क्या माने हैं, ठीक है। अब आप जल्दी जल्दी बताइए। इसके बाद अगला आपका सवाल लिखा है इस
अलामत का क्या नाम है? जो यहाँ पे ये अलामत लगाया गया है इसको क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। अगला सवाल, इस अलामत को क्या कहते हैं? जी जितने भी आपके रमूज़ और औक़ाफ़ हैं ये सारे भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया हों उसको क्या कहते हैं? तो उसको मतला कहते हैं। ठीक है, और जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक्ता कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल, ऐसी नज़्म जिसमें ना तो काफ़िए की पाबंदी की जाए और ना उसके तमाम मिसरे बराबर हों, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? तो इसको आज़ाद नज़्म कहते हैं, अगर उसमें काफ़िए की पाबंदी ना हो और तमाम मिसरे भी बराबर ना हो तो। ठीक है, अगर काफ़िए की पाबंदी ना हो और मिसरे बराबर हों तो वो नज़्म मुअर्रा होती है। आगे आ जाइए, यहाँ आपको कुछ सवाल दिए गए हैं जिसमें से यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि सिर्फ 2 के जवाब देने हैं। तो यहाँ पे आपको 4 सवाल दिए गए हैं, 4 में से कोई 2 के आपको जवाब देने हैं। अब जल्दी जल्दी पढ़िए और फटाफट से जवाब दीजिए। अगले पे आ जाइए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि सिर्फ 2 के ही जवाब देने हैं, या फिर आपको 3 सवाल दिए गए हैं और 2 के जवाब आपको देने हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। इसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2 के जवाब देने हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको सवाल दिया गया, अन्न देवता को ब्राह्मण ने क्या संदेश भेजा था? ठीक है, इसका जवाब दीजिए, नहीं तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन और दिए गए हैं, इनमें से किसी भी 2 का आपको जवाब देना है। ठीक है, गांव पहुँचने से पहले वहीद की क्या कैफियत थी, या मुसन्निफ ने गडे का लाल किसको और क्यों कहा है? ठीक है, इसी तरह से खाका निगार ने क्यों कहा कि जिगर साहब की बातें गज़ल के शेर होती हैं? ठीक है, तो इनमें से जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे किसी भी एक सिंफ पर आपको शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है। आप चाहे गज़ल पे लिख सकते हैं, चाहे अफसाने पे लिख सकते हैं, और चाहे सवाने निगारी पे लिख सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में बच्चे ज़्यादातर गज़ल पे ही लिखना पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। जब आप लिखेंगे तो पहले आप बताएंगे कि गज़ल के लुग़वी मायने क्या है ना। फिर उसके बाद आप बता सकते हैं गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, गज़ल के लास्ट शेर को मक्ता कहते हैं, है ना। इसके अलावा फिर आप रदीफ़ और काफ़िए को बता सकते हैं कि रदीफ़ किसे कहा जाता है, काफ़िए किसे कहा जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो हमने शेयर किया। अब हम इसकी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितना पेपर आपका सही रहा। अब देखिए बेटा, ये रही आपकी मार्किंग स्कीम। अगर आप यहाँ देखें तो पहले जो आपके गैर दरसी इक़्तिबास थे उनके सबके यहाँ पे जवाब आपको मिल गए हैं। टैली कर लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके जो 2 गैर दरसी शेरी इक़्तिबास थे उसमें देखिए दोनों के जवाब यहाँ आपको दे दिए गए हैं, और जो तहरीर करने वाले थे वो यहाँ पे देखिए तहरीर किए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे आप अगर आ जाइए इसके ऊपर, तो इसमें जो आपका थर्ड था इसमें अपने पहला सवाल हो गया मौलवी अब्दुल हक, और दूसरा लिखा है हम वज़न, है ना। ठीक है, आगे आ जाइए। इसके भी सारे तहरीर किए हुए जवाब आपको यहाँ मिल गए हैं। इसके बाद सवाल नंबर 4 पे अगर हम आते हैं तो ये आपका दरसी शेरी इक़्तिबास था, तो इसमें भी देखिए यहाँ पे आपको मिल गया है इब्राहिम ज़ौक़, गज़ल और बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं वो सब यहाँ लिखी हुई मिल गई हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कि आपके जो मज़मून कहे गए थे कि आपको लिखने हैं, तो देखिए यहाँ मज़मून आपको दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। तो अब ये यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए पूरा आपको लिखा हुआ है। बाकी मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दी है, अगर आप लोग वो देखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। देखिए आलूदगी एक संगीन मसला, इस पर भी यहाँ पूरा दिया गया है, यहाँ से भी आप रिवाइज़ कर सकते हैं। कौमी एहतियात जो दिया गया है इसको भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, नहीं तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ पे आपको ख़त जो था कि भाई दोस्त को मुबारकबाद देना है कामयाबी पे, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर प्रिंसिपल साहब से आपको फ़ीस माफ़ करवानी है तो देखिए यहाँ पे ये भी आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आगे आ जाइए, जो आपको सवाल दिए गए थे कि भाई हाले के ऊपर लिखिए, तो देखिए इतना 4-5 लाइन में यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि भाई कहाँ पैदा हुए, है ना, तालिबे इल्मी की ज़बान से ही उन्हें क्या शौक़ था, उनके कौन कौन उस्ताद गुज़रे, है ना, फिर उन्होंने अपना तखल्लुस क्या तजवीज़ किया, किससे कहाँ मुलाकात की, ठीक है, कौन कौन सी नज़में कहीं, ये देखिए, ठीक है, कहाँ वफ़ात पाई, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप लिख सकते हैं।
तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ भोला सबक का खुलासा भी आपको दिया गया है, तो आप ये यहाँ से इसको देख के लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, चाहे वीडियो पॉज करके देख लीजिए, मैं रोक रोक के चल रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको आंसर शीट में दी गई हैं, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी आप अगर डाउनलोड करना चाहें तो इसके लिए मैंने एक शूट बनाया था, वहाँ से आपको बताया है कि किस तरह से आप इसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, मार्किंग स्कीम को भी और क्वेश्चन पेपर को भी, और बाकी सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन पेपर आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारी बातें मैंने उसमें बता दी हैं। अब ये यहाँ फिलहाल वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, जैसा आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे आपके इक़्तिबास और बड़े बड़े जो सवालात हैं, क्योंकि भाई देखिए 4-4 5-5 नंबर के सवाल हैं और आप उर्दू ए के स्टूडेंट हैं, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपकी उर्दू बहुत अच्छी होगी और आप लोग बहुत अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। तो इतने लंबे लंबे जवाब हैं, आप लोग इन सबको लर्न कीजिए। अब यहाँ देखिए आपको फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल दोनों के एग्जाम्पल्स दे दिए गए हैं। ज़माने के एतबार से 3 किस्में हैं, उनको भी समझा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपका जो आपका क्वेश्चन था ए, उसका फर्स्ट आंसर क्या है और सनत कौन सी है, तो देखिए यहाँ पे आपको सब बता दिया गया, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सारे आंसर्स यहाँ पे मेंशन है। ये देखिए तशबीह, आपको तशबीह की डेफिनेशन भी बता दी गई है और उसका एग्जाम्पल भी आपको बता दिया गया है, ठीक है। इसके बाद कहावतों का जो इस्तेमाल था, ये देखिए ये आपके मुहावरे हैं, इनका इस्तेमाल यहाँ आपको करके दिखा दिया गया है, ठीक है। सब्ज़ बाग दिखाना बेटा धोखा देना नहीं होता है, बल्कि सब्ज़ बाग दिखाने का मतलब होता है कि एक तरह से मतलब किसी को ख़याली पुलाव पकवाना, है ना। हाँ, धोखा देने के कॉन्सेप्ट में भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारे आपको यहाँ दिए गए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस दिए गए थे उनके जवाब यहाँ आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा। लास्ट वाले हिस्से में जो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन थे, जिनमें से 2-2 क्वेश्चन के जवाब देने थे, तो वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी और इसे कर लीजिए। वीडियो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप लोग करके लिख लीजिए। अपने आंसर्स को मैच कीजिए और देखिए आपने कितना लिखा है, कौन सा सही है, ये आप लोग यहाँ से मैच कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर जिसे आप लोग को सॉल्व करना था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेटा पेपर में इसी तरह से ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप लोग अभी से प्रिपेयर हो जाइए। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आप लोग को समझ नहीं आ रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। या जो भी है जिस पे भी वीडियो बनानी है तो मैं बना दूंगी। चलिए, ये आपकी आंसर शीट भी हो गई कंप्लीट। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।